सुरेश चंद्राकर, दीपक चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर, ये सभी रिश्तेदार हैं। मुकेश चंद्राकर के भाई लगते हैं। 2 साल से इनके बीच में बातचीत नहीं थी। मैं नियमित रूप से लगभग सुबह जैसे ही चाहे शेविंग करते समय, ब्रश करते समय बस्तर जंक्शन लगा कर रखता था, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जा करके नक्सलियों से और इंटरव्यू करके आया करते थे। बाड़े में बुलाने के बाद भोजन भी किए बातचीत करते हुए, और रितेश चंद्राकर ने फिर आपा खोया और कहने लगा कि रिश्तेदार हो, घरेलू हो, फिर हमारे काम में बाधा क्यों डालते हो। लोहे के रॉड से ताबड़तोड़ सिर पर, सीने पर, पेट पर, पीठ पर बेधड़क ताबड़तोड़ हमला किया, वार किया, और मारने के बाद जो है उन्होंने दीपक चंद्राकर को फोन किया कि जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है, जो हत्या का मुख्य सरगना है, वो फिर से कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है और इसकी नियुक्ति भी ये की गई है। रितेश चंद्राकर ने सुरेश चंद्राकर के बाड़े में, चट्टान पारा स्थित बाड़े में बुलाया। बाड़े में बुलाने के बाद भोजन भी किए बातचीत करते हुए, और रितेश चंद्राकर ने फिर आपा खोया और कहने लगा कि रिश्तेदार हो, घरेलू हो, फिर हमारे काम में बाधा क्यों डालते हो। पत्रकार मुकेश भाई अब सिर्फ हमारी यादों में हैं। 2 दिनों से पुलिस ढूंढ रही थी, और कल यानी कि 3 जनवरी की शाम को सेप्टिक टैंक में मुकेश चंद्राकर की लाश मिलती है। सवाल यह था कि आखिर हत्या कैसे हुई, किस बात को लेकर हत्या हुई। वजह कल से सामने आ चुकी थी, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो चीज़ें और भी स्पष्ट हो गई कि मुकेश चंद्राकर की हत्या किसने कराई, किन्होंने किया और कैसे किया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में। रितेश चंद्राकर जो मेरा भाई है मुकेश चंद्राकर का, इसके अलावा दीपक चंद्राकर और राम टेके जो सुपरवाइज़र है सुरेश चंद्राकर का। सुरेश चंद्राकर का जो सुपरवाइज़र है, सुरेश चंद्राकर फिलहाल पकड़ा नहीं गया है। पुलिस उसकी तलाश के लिए 4 अलग अलग टीमें बनाई हैं। सुरेश चंद्राकर को मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जा रहा है। देखना चाहिए भी, सुरेश चंद्राकर ही था जिसने ठेका लिया था रोड का, और 56 करोड़ की रोड को 120 करोड़ रुपए तक उसने पहुंचा दिया था। सोचिए कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, कितना घोटाला हुआ होगा, जिसकी स्टोरी एनडीटीवी के पत्रकार नीलेश त्रिपाठी जी और मुकेश चंद्राकर ने दिखाई थी। और इसी का बदला लेने के लिए 1 जनवरी की शाम को रात 8 बजे मुकेश चंद्राकर के पास रितेश चंद्राकर का फ़ोन आता है। रिश्तेदार हैं जो पुलिस ने बताया है, पुलिस की जांच में ये चीज़ें सामने आई हैं। रितेश चंद्राकर, सुरेश चंद्राकर, दीपक चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर, ये सभी रिश्तेदार हैं। मुकेश चंद्राकर के भाई लगते हैं। 2 साल से इनके बीच में बातचीत नहीं थी, और जब स्टोरी करने की बात आई, जब स्टोरी उन्होंने की, सड़क घोटाले की स्टोरी दिखाई, तो उससे ज़्यादा ये और भी ज़्यादा उद्वेलित हो गए। और इसी बात को लेकर रितेश चंद्राकर ने 30 दिसंबर की शाम तकरीबन 8 बजे के आसपास फ़ोन किया। 3 मिनट तक बातचीत भी हुई, और बातचीत के बाद रितेश चंद्राकर ने सुरेश चंद्राकर के बाड़े में, चट्टान पारा स्थित बाड़े में बुलाया। बाड़े में बुलाने के बाद भोजन भी किए बातचीत करते हुए, और रितेश चंद्राकर ने फिर आपा खोया और कहने लगा कि रिश्तेदार हो, घरेलू हो, फिर हमारे काम में बाधा क्यों डालते हो। और इसी बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ, और वहाँ पहले से जो मौजूद था रितेश चंद्राकर का जो सुपरवाइजर, उसने महेंद्र राम टेके, सुपरवाइजर का नाम है महेंद्र राम टेके, उन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। लोहे के रॉड से ताबड़तोड़ सिर पर, सीने पर, पेट पर, पीठ पर बेधड़क ताबड़तोड़ हमला किया, वार किया, और मारने के बाद जो है उन्होंने दीपक चंद्राकर को फ़ोन किया। हत्या हो गई है, अब इसके लाश को कैसे ठिकाना और कहाँ लगाया जाए, काफ़ी डिस्कशन हुआ। दीपक चंद्राकर जिस जगह पर मौजूद था जगदलपुर से, वो उस जगह पर पहुंचा, और पहुंचने के बाद जो है दीपक चंद्राकर को निर्देशित किया कि इसके शव को ठिकाने लगा देना। अब ठिकाने कहाँ लगाए, ये बड़ा सवाल था। तो सेप्टिक टैंक दिखा, और उस सेप्टिक टैंक के अंदर में मुकेश चंद्राकर को
डाल दिया। मुकेश चंद्राकर की तब तक मौत हो चुकी थी, पुलिस ने जो जानकारी दी है। उसके शव को अंदर डाल दिए और अंदर डालने के बाद वहाँ से रितेश चंद्राकर दिल्ली भागने के लिए रायपुर के लिए निकल गया, थार लेकर, अपने भाई की गाड़ी लेकर। भाई कौन? सुरेश चंद्राकर, जिसकी फोटो आपने लगातार सोशल मीडिया में देखी है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है, कांग्रेसी है। पुलिस ये चीज़ें ये बातें जो है भाजपा कह रही है कि कांग्रेसी है। इसका बाकायदा बीते दिनों विधानसभा चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, वहाँ ऑब्जर्वर भी बनाया गया था। कांग्रेस कह रही कि कांग्रेसी नहीं था, सिर्फ ठेकेदार था, समाज सेवी था, कांग्रेस का कहना है। सुरेश चंद्राकर की गाड़ी लेकर वो निकलता है रायपुर। फ्लाइट डिले होने की वजह से वो रायपुर से पकड़ा गया और नंबर प्लेट भी उसने थार की गाड़ी की चेंज कर रखी थी। पुलिस जांच करती है, तत्काल एक टीम रायपुर आती है, रायपुर क्राइम ब्रांच के और बीजापुर पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जो रामटेके था, महेंद्र रामटेके, उसको भी पकड़ा जाता है और दिनेश चंद्राकर उसे वहीं से बीजापुर से गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद कहानी सामने आती है कि 56 करोड़ के रोड को 120 करोड़ रुपए में बनाने की जो तैयारी चल रही थी, भुगतान भी हो गया था, ऐसी खबरें थी। और सुरेश चंद्राकर इसका मुख्य ठेकेदार था। सुरेश चंद्राकर फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी जांच के लिए 4 अलग अलग टीम बनाई है। आज इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस का नेता सुरेश चंद्राकर इस केस में खुले तौर पर शामिल है, मास्टरमाइंड है और हर केस में कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, उन्होंने सवाल किया। छत्तीसगढ़ शांत प्रिय राज्य है और हर मामलों में, चाहे बलौदाबाजार हो, चाहे और भी जो जितने भी छत्तीसगढ़ में दंगे हुए, विवाद हुआ, उन सभी मामलों में कांग्रेस का आदमी ही आरोपी क्यों निकल रहा है, उन्होंने सवाल किया है। 1 जनवरी को वारदात को अंजाम देने के बाद दिनेश चंद्राकर ने 2 जनवरी की सुबह उस सेप्टिक टैंक को ढलाई कर दिया और 3 जनवरी को लाश का खुलासा हुआ कि वहाँ पे लाश रखी हुई है। आगे आप सुनिए बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा। जो अभी तक जो थ्योरी सामने आई है उसके मुताबिक मैंने जो कहानी बताई है, जो स्टोरी बताई, जो उस दिन घटना हुआ था 1 जनवरी से लेकर 2 जनवरी और 3 जनवरी तक क्या कुछ हुआ और आज दिन भर के बारे में हमने वो अपडेट्स आपको दिए हैं। आगे आप सुनिए बस्तर रेंज आईजी इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को भी सुनिए, वो इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो शॉर्ट वीडियो आप इस वीडियो में देखिए। जैसा इस प्रकरण का आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा जैसा घटना दिनांक 1 जनवरी के पश्चात 2 जनवरी को इधर से बीजापुर से रायपुर से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली गए थे। फिर पुनः जैसा पुलिस के बीच में जो प्रारंभ होने के पश्चात जो 3 तारीख को पुलिस के पास जानकारी मिला तो वापस दिल्ली से रायपुर आने का, रायपुर एयरपोर्ट से उनको पुलिस ने अपना गिरफ्तार करके हिरासत में लिया। वो वापस रायपुर क्यों आ रहा था सर? वो तो इन्वेस्टिगेशन में भी आगे पॉइंट पता चलेगा। सर इनका जो अकाउंट सीज किया गया है सुरेश चंद्राकर का, तो पुलिस की प्रारंभिक जांच में क्या पता चला है, कितना उसके अकाउंट में पैसा था, पैसों की लेन देन हुई है उस दरमियान? ये सब चीज अभी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल अभी इस वक्त खुलासा नहीं कर सकते ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो सकता है। जैसा जैसा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो फिर जो जो जानकारी आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ निश्चित रूप से। एक लास्ट सवाल था, पत्रकार जो है बस्तर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी निश्चित रूप से जो बस्तर संभाग की शांति, सुरक्षा या विकास के लिए जो पत्रकार साथियों को जो भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहा, काफी अहम रहा। अनफॉर्चुनेटली ये घटनाक्रम में हमारा एक युवा और काफी एक जैसे इस इलाके के लिए मतलब एक्टिव रूप से अपना कार्य करने वाला जो पत्रकार साथी को हमने खो लिया, इसके दुख, इसका कमी है हम सब का हमेशा के लिए रहेगा। जो उनके परिजन को भी इस वक्त हम जो सांत्वना देना चाहते हैं, आश्वस्त भी करना चाहते हैं, मतलब पूरा समाज, पूरा शासन से लेकर सभी उनके साथ है और इनकी घटना में जो भी शामिल रहा उन सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हम इनके न्याय दिलाने के लिए पूरा कार्रवाई कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ जो अन्य पत्रकार साथी हैं जो कठिन इलाका में काफी चुनौती के बीच में काम कर रहे थे, इस बात को लेकर शासन हम सब लोग काफी सेंसिटिव भी है और आने वाले समय में हम इनके सुरक्षा के लिए जो भी कार्रवाई होना चाहिए, जो भी हमारा तरफ से जो एक्शन होना चाहिए निश्चित रूप से उसका रहेगा। तो ये बस्तर क्षेत्र के एक
वो एक निर्णायक मोड में है। अभी वर्ष 2024 में जिस तरीके से सबके सहयोग से हम काफ़ी आगे बढ़ गए थे, लेकिन आने वाला साल 2 साल हमारे लिए काफ़ी निर्णायक रहे, तो उसमें सब मिलकर आगे बढ़ने का काफ़ी आवश्यकता है। लेकिन ये दुर्भाग्यवश एक घटना हो चुकी है, लेकिन इसमें जो भी आरोपी रहे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में इस टाइप का घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो भी हर कदम हमको उठाना चाहिए निश्चित रूप से। सर, सुरेश के ऐसे कितने ठिकाने हैं जिसको पुलिस ने अब चिन्हांकित कर लिया, प्रशासन की टीम ने चिन्हांकित कर लिया, जहां पर अब कार्रवाई की जा रही है? अभी लगातार जो कार्रवाई प्रारंभ जारी है, उसमें जो सभी एजेंसी से, जो जिला प्रशासन के माध्यम से जितना भी जो एजेंसीज में कार्रवाई करना चाहिए थे, सब उसके एक्टिवेट किए गए थे। सभी प्रकार की जानकारी इकट्ठा की जा रही थी, उसमें न्यायोचित कार्रवाई की जाए। जो कुछ हुआ है बहुत ही भयावह है, दर्दनाक है, गलत है, परेशान करने वाला है, और हम सभी ये मानते हैं कि इस पर सख्त कार्यवाही भी हो और संवेदना भी परिवार के संदर्भ में हो, परिवार के लिए हो। ईश्वर परिवार को संबल प्रदान करें। परिवार 2 भाई हैं, वो लोग युकेश जी और मुकेश जी 2 भाई हैं। मैं नियमित रूप से लगभग सुबह जैसे ही चाहे शेविंग करते समय, ब्रश करते समय बस्तर जंक्शन लगा कर रखता था, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जाकर के नक्सलियों से और इंटरव्यू करके आया करते थे। बहुत बहुत दूर तक वो अंदर जाकर के इस काम को करते थे और अच्छा संपर्क था उनका। तो मैं इस नाते भी उनसे कई बार बात किया करता था कि मसला क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करना है, कैसे ठीक हो सकता है, वापस मुख्य धारा में आने के लिए क्या चाहिए, क्या सोचते हैं। उस संदर्भ में भी बहुत बात होती है और बहुत सहयोग उनका होता है। मुकेश जी के साथ ऐसा होने से बस्तर में शांति की स्थापना के लिए किए जा रहे कामों को झिझोड़ा गया है। बस्तर में नक्सलवाद, लाल आतंक के दाग को खत्म करने के लिए जो अभियान किए जा रहे हैं, उसको कमजोर करने की कोशिश की गई है। और इन सारी बातों के पीछे कौन है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको जो आपके मन की अधीरता है, और सबके मन की अधीरता है, होना भी चाहिए, वो आपको पहले जरूर बता दूं कि ये जो मुकेश जी की हत्या की गई है, उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी। और दूसरी एक विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूं, तुरंत ही इस पर कार्यवाही करते हुए आईपीएस मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके एसआईटी का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी। यह भी निर्णय हो गया है, टीम की घोषणा हो गई। इसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, जैसा कि मांग भी आया था ऐसा करना है, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। और विगत 4 घंटों में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को होल्ड भी कर लिया गया। यह भी प्रक्रिया आगे की गई। साथ ही साथ अनेक ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन के यार्ड बना रखे थे जो वन भूमि पर भी थे और अन्य स्थानों पर थे। सबका ध्यान उस पर गया, सबकी बात उस पर हुई, तो ऐसे अवैध निर्माणों को और उस पर कार्यवाही करने का भी काम हो गया है, प्रारंभ हो गया है। वो भी प्रकरण में जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 अलग-अलग टीमें अलग-अलग दिशाओं में भेजी गई। शीघ्र ही वो पकड़ा जाएगा, कहीं नहीं भाग सकता, उसमें कोई भी ये नहीं है। और पूरी कोशिश करके इस पूरे प्रकरण में पुलिस 3-4 हफ्तों में, गिरफ्तारी के उपरांत 3-4 हफ्तों में चालान भी पुटअप हम कर देंगे। स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे और
अब किसी को फांसी होती है या कोर्ट क्या सजा देती है, ये कोर्ट का निर्णय होता है। उसमें ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता, परंतु स्पीडी ट्रायल करा करके और 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर चालान भी पुटअप करके, जांच की प्रक्रिया पूर्ण करके, चालान पुटअप करके न्यायालय से आग्रह करेंगे कि शीघ्र ही इसमें पूर्ण सजा दी जाए, ताकि समाज में संतोष हो सके, सबके मन को संतोष हो सके। मैं आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है, जो हत्या का मुख्य सरगना है, वो फिर से कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है और इसकी नियुक्ति भी ये की गई है। अभी अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे साथ फोटो है तो हम क्या करेंगे, फोटो तो किसी के साथ किसी का भी हो सकता है, मैं भी मानता हूं। मैंने भी कहा है कि मेरा भी या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किसी का फोटो है तो ये देखकर न समझा जाए कि करीबी हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको झुठलाएंगे आप। कांग्रेस ने अगर उसको इसमें जिले का प्रभारी बनाया है और ये अक्टूबर 2023 में एक घोषणा हुई है, तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इस पर कोई मैं सोचता हूं कि नहीं कह सकता इस बात को कि जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार इन सारी बातों में संलिप्त हैं। और इतनी ही नहीं, मैं आपको और अनेक बातें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता मतलब इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा हो गया है मानो पूरे छत्तीसगढ़ में उनको कैसे भी करके ये स्थापित करना है कि विष्णुदेव जी की सरकार में अपराध कहीं ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा स्थापित करने की कोशिश है। जून 2023 में युवा कांग्रेस के शेरू असलम नाम के, 2023 की बात कर रहा हूँ, शेरू असलम नाम के बिलासपुर के नेता जिन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं तो उनको उठा दूंगा, पता नहीं वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा, ये वो भी है। और ऐसी पूरी फेहरिस्त है भाई मेरे पास, मैं पढ़ूंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग संलिप्त हैं इसमें, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक कांग्रेस का नेता अपराधी है, परंतु मैं ये समझना चाहता हूं कि हर एक अपराध में कांग्रेस क्यों आ रहा है साहब। हर एक अपराध में कांग्रेस कैसे सामने आ रहा है, क्या योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है? और ये हम नहीं कहते, लेकिन जैसे ही कोई घटना होती है तो उन्होंने कहा कि भाजपा वाले नहीं ध्यान दे रहे हैं। अरे भैया, अगर भाजपा वाले ध्यान, ये क्या है? सरकार के नाते जितना किया जाना है वो किया जा रहा है और किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा, उसकी भी कोई चिंता ना करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप गड़बड़ दिखाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि पहले हम तो महीने में पैसे दिया करते थे, इन्होंने बंद कर दिया, इसलिए अपराध हुए जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो क्या आप उनको ही पैसा दिया करते थे जो आप अपराध कर रहे हैं? क्या उसका अर्थ ये निकाला जाए? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जितनी भी बातें यहां हम सबके बीच में आई हैं, एक प्रकरण जिसको लेकर के हम सबके प्रिय मुकेश जी ने विषय उठाया था, ये विषय आया था 25 दिसंबर को एनडीटीवी में ये प्रसारण आया था। और 25, मैं आपको इस बात की शुचिता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को ये एनडीटीवी पर आया और 25 दिसंबर को ही उस पर जांच कमेटी का गठन हो गया कि ये जो विषय आया है इस पर जांच कमेटी का गठन किया जाए और इस बात की पूरी जांच की जाए। ये 25 दिसंबर के लिए ही विषय आ गया। 25 दिसंबर से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने, अरुण साहू जी ने जांच समिति का गठन कर दिया और उस विषय का जांच कराया जा रहा है। ये घटना तो और बात की है अभी की, तो 1 तारीख 2 तारीख 1 तारीख की रात की घटना है, जबकि 25 दिसंबर से ही जांच समिति का गठन उस पर कर दिया गया था। तो मैं कुल मिलाकर आपसे जो कहना चाहता हूं कि चाहे वो इस अकेले विषय का मामला हो या अन्य कोई भी मामले हो, उन सारे विषयों को लेकर के विष्णुदेव जी की सरकार, भाजपा की सरकार संजय जी की काम कर रही है। भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, तगड़ी कार्यवाहियां की जाएंगी। इस विषय पर भी मैंने मंत्री जी से बात की फोन पर, अरुण साहू जी से। मैंने कहा ये एक सड़क का मामला है,
क्या इसके अन्य सड़कों के मामलों पर भी हम जांच करेंगे? और आपकी तरफ से मैं मीडिया को सूचित करूं तो उन्होंने कहा बिल्कुल किया जाए, ऐसे जघन्य अपराधी के हर एक सड़क की जांच की जाएगी। जिन सड़कों का काम इन्होंने ले रखा है उस पर पूरी जांच की जाएगी। जो कार्यवाहियां इनके अवैध निर्माणों पर आवश्यक है, जिस तरह की वो कार्यवाहियां हो रही हैं, जहां पर आवश्यकता है अभी थोड़ा रुकने की, क्योंकि वहां पर उनको फॉरेंसिक सैंपल्स ऐसे लिए जा सकते हैं, तो उन चीजों के लिए थोड़ा रुका गया है। मुकेश जी के परिवार को संबल प्रदान करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए और समूचे पत्रकार जगत को भी इस बात का संदेश देने के लिए एसआईटी का गठन, बैंक होल्ड करना, कार्यों की जांच करना, गिरफ्तार कर लेना, 4 टीमें बना करके उसको भी समय पूर्वक खोज लेना, फास्ट स्पीडी ट्रायल इस पर करा लेना, और जिन्होंने अपने टीवी के समाचार आने पर भी जिन्होंने जांच की कार्यवाही कर दी वो गलत हो। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जैसे इससे पूर्व भी जितनी बातें हुई, टीवी में समाचार आने से, एक और जांच रिपोर्ट आने से, पिछली बार मैंने सदन में बहुत स्पष्टता से घोषणा की, उस सड़क के निर्माण कराने वाले इंजीनियर, एसडीओ, एग्जीक्यूटिव और सब इंजीनियर सबको सस्पेंड करके जांच करने की बात, ठेकेदार पर एफआईआर कराकर जांच करने की बात मैंने खुद सदन में घोषित की। तो ये पूर्णता के साथ, इस पूरी ताकत के साथ हम लोग सब करेंगे। मैं उन परिवार को भी संबल प्रदान करने के लिए साथ कर, ऐसा अनजाना नहीं भाई, युकेश जी से मेरी बात भी होती है, उनके भाई से मेरी बात भी होती है, बच्चे युकेश जी के 2 बच्चे हैं, अविवाहित थे मुकेश जी से बात होती है। तो परिवार के हर संभव सहयोग के लिए, हर संभव सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही है। मैं इस पूरी बात के साथ जरूर कहना चाहता हूं कि जो दुर्घटना हुई है बहुत कष्टदायी है। बस्तर में शांति की स्थापना की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे मुकेश जी हम सबके बीच में नहीं रहे। वो जो बस्तर में शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते, वो जो बस्तर के गांवों तक विकास की गंगा को नहीं पहुंचने देना चाहते, वो जो बस्तर में बिछे हुए आईडी को खत्म नहीं होने देना चाहते, वो जो बस्तर में लाल आतंक को बने रहने देना चाहते हैं, उनके माध्यम से ही ये काम अभी किया गया है। कोई भी बाधा आ जाए, जो भी बाधा हो जाए, बस्तर बिल्कुल ठीक और शांत होकर रहेगा।